जरा सोचिए, अगर किसी ऐसे इंसान को अचानक से 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, जिसे पैसे संभालने की बिल्कुल आदत नहीं है, तो क्या होगा? ज्यादातर मामलों में तो वो पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। आंकड़े भी यही बताते हैं कि महज कुछ ही सालों में वो व्यक्ति पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब जाता है। दुनिया भर में जो लोग लॉटरी जीते हैं ना, उनके साथ अक्सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ, और ये बहुत ही आम बात है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? मतलब पैसा तो आ गया था, समस्या तो दूर हो जानी चाहिए थी, फिर वो इंसान वापस उसी गरीबी में कैसे पहुंच गया? देखिए, यहीं पर वो सबसे बड़ा भ्रम टूटता है जिसके साथ ज्यादातर लोग जी रहे हैं। समाज हमेशा अमीरी और गरीबी को ना एक गणित की नजर से देखता है। बैंक बैलेंस की नजर से। एकदम सही। लेकिन जो हमारी आज की इस गहरी चर्चा का विषय है, ऑडियो बुक माइंडसेट मैटर्स, द पाथ फ्रॉम पॉवर्टी टू वेल्थ, वो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। और आज की हमारी इस चर्चा का मिशन भी यही है, इस बात की गहराई में जाना। बिल्कुल। दौलत कोई बाहर की चीज नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग का एक कह सकते हैं कि इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। दौलत टिकेगी या हाथ से फिसल जाएगी, ये पूरी तरह से इंसान के बुनियादी माइंडसेट पर निर्भर करता है। सही कहा। और आज के इस विश्लेषण में हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारे रोजमर्रा के फैसले, जैसे हम अपना खाली समय कैसे बिताते हैं या तनाव में आकर क्या खरीदारी करते हैं, ये बहुत ही मामूली बातें हैं। पर असल में ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। यही छोटी छोटी आदतें तय करती हैं कि कोई भविष्य में वित्तीय आजादी हासिल करेगा या फिर जीवन भर बस एक ही जगह फंसा रहेगा। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है ना, वो उस नजरिए से होती है जिससे हम पैसे को देखते हैं। मतलब पैसों को लेकर हमारी सोच। हाँ, जो गरीब सोच वाला माइंडसेट होता है, उसमें अक्सर पैसे को लेकर एक अजीब सा डर या एक तरह की नफरत होती है। नफरत? वो कैसे? उनके अवचेतन मन में ये बात गहराई तक बैठी होती है कि पैसा ही सारी समस्याओं की जड़ है। या फिर अमीर लोग तो लालची होते हैं। ये तो बहुत आम धारणा है। बिल्कुल। अब मनोविज्ञान का एक बहुत ही सामान्य नियम है, जिस चीज को इंसान अंदर से बुरा मानता है ना, उसका दिमाग अनजाने में ही सही उस चीज से दूर भागने की कोशिश करता है। ओहो, यानी दिमाग खुद ही पैसे को दूर धकेल रहा है। बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब तक दिमाग पैसे को एक बुराई मानेगा, वो कभी उसे सहेज कर नहीं रख पाएगा। तो इसके विपरीत एक अमीर माइंडसेट पैसे को कैसे देखता है? क्या वो पैसे को मतलब एकदम भगवान मान लेता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीर माइंडसेट पैसे को कोई भावना ही नहीं देता। अच्छा। हाँ, वो पैसे को महज एक टूल या एक औजार समझता है। एक ऐसा औजार जो आजादी और विकल्प खरीद सकता है। पैसा अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। तो ये सिर्फ एक जरिया है। अगर मैं इसे एक रूपक के जरिए समझूं, तो पैसा किसी हथौड़े या औजार से ज्यादा एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस की तरह काम करता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है ना? पैसा इंसान को बदलता नहीं है, बल्कि वो जो पहले से है उसे और बड़ा करके दिखा देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी की आदतें अच्छी हैं, वो दानवीर है, तो पैसा उसे एक बहुत बड़ा दानवीर बना देगा। लेकिन अगर किसी की आदतें खराब हैं, उसे बस दिखावे का शौक है, तो पैसा उस दिखावे और बर्बादी को 10 गुना बड़ा कर देगा। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। और पता है, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाली बात है, ये इस माइंडसेट के दूसरे सबसे बड़े पहलू पर भी लागू होती है। वो क्या है? समस्याओं को देखने का नजरिया। जब जिंदगी में कोई बड़ी आर्थिक समस्या आती है, तो एक गरीब माइंडसेट हमेशा बाहरी दुनिया पर दोष मारता है। हाँ, जैसे इकोनॉमी खराब है या सरकार कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल। बॉस अच्छा नहीं है, किस्मत खराब है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण छिपा है। मैं सोचता हूँ कि शायद अपनी गलती मानना इंसान के ईगो के लिए बहुत भारी पड़ता है। हाँ, जिम्मेदारी लेने का मतलब ही है ये स्वीकार करना कि फैसले गलत थे। और मुझे अपनी आदतें बदलनी होंगी। आदतों को बदलना तो दिमाग के लिए बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया होती है। तो दिमाग एक आसान रास्ता निकालता है। किसी और को दोष दे दो और चैन की नींद सो जाओ। बिल्कुल। इसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कहते हैं। जब दोष बाहरी चीजों पर होता है ना, तो खुद को बदलने का बोझ एकदम खत्म हो जाता है। मेरे पास तो समय ही नहीं है, या मेरे पास शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं है। ये असल में काम न करने के सुरक्षित बहाने हैं। और अमीर माइंडसेट इस पर कैसे रिएक्ट करता है? वो जब किसी समस्या में फंसते हैं, तो वो ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो पूछते हैं, मैं इस स्थिति में क्या नियंत्रण कर सकता हूँ, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। यानी वो अपनी हार की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। बिल्कुल।
और देखिए, जब इंसान अपनी स्थिति की जिम्मेदारी लेने से बचता है ना, तो उसका सबसे पहला असर इस बात पर दिखता है कि वो अपना खाली समय कैसे बिता रहा है। सही कहा आपने। क्योंकि अगर समस्या बाहर है तो इंसान खुद को बेहतर बनाने पर मेहनत क्यों करेगा? वो अपना समय उन चीजों में लगाएगा जो उसे तुरंत खुशी दे सकें। और समय ही वो इकलौती संपत्ति है जो दुनिया के हर इंसान को रोज बिल्कुल बराबर मिलती है, पूरे 24 घंटे। हाँ, गरीब माइंडसेट वाले लोग समय को खर्च करते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने में, जिसका भविष्य में कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग समय को खर्च नहीं करते, वे उसे निवेश करते हैं। मतलब नई चीजें सीखने में या किताबें पढ़ने में। हाँ, अपनी स्किल्स को अपडेट करने में। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक अड़चन है। आज के समय में ये योलो यानी जिंदगी एक ही बार मिलती है, ये ट्रेंड बहुत जोरों पर है। हाँ, ये तो है। जब कोई देखता है कि उसके सारे दोस्त वीकेंड पर महंगी जगहों पर जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, तो भविष्य के लिए खुद को रोकना, जिसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, वो तो लगभग असंभव सा लगता है। सही सवाल है। अगर इंसान सब कुछ कल के लिए ही बचा ले तो आज जीने का क्या फायदा? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, और यहीं पे हमें आधुनिक समाज और इंसान के दिमाग की जो बनावट है उसे समझना होगा। वो कैसे? देखिए, हमारा दिमाग हजारों साल पहले के हिसाब से वायर्ड है। जब इंसान जंगलों में रहता था, उस समय कल की कोई गारंटी नहीं होती थी। अच्छा। तो जो भी मीठा फल या शिकार मिले उसे तुरंत खा लेना ही समझदारी थी। बिल्कुल। हमारा दिमाग आज भी उसी इंस्टेंट प्लेजर या तुरंत मिलने वाली खुशी के लिए डोपामाइन रिलीज करता है। और आज की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हैं, उन्होंने इस डोपामाइन लूप को पूरी तरह से हैक कर लिया है। इसका मतलब है कि जब कोई तनाव में आके घंटों फोन पर रील्स देख रहा है तो वो जानबूझकर अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है। नहीं, वो असल में अपने आर्थिक या व्यक्तिगत तनाव से बचने के लिए एक सस्ता नशा या एक चीप एस्केप ढूंढ रहा है। ओह, तो हमें इस आदत को जज करने के बजाय इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना चाहिए। एकदम सही। जब किसी के पास भविष्य की कोई ठोस योजना नहीं होती ना, तो वर्तमान की छोटी छोटी खुशियां ही उसका सहारा बन जाती हैं। कि पता नहीं कल क्या हो, तो आज ही मजे कर लो। हाँ, लेकिन अमीर सोच वाले लोग इस डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत को समझते हैं। वे इस डोपामाइन ट्रैप से बाहर निकलते हैं। उनकी सोच होती है, आज अनुशासन रखो ताकि कल आजादी मिले। बिल्कुल। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी गमले में कटा हुआ खूबसूरत फूल खरीदकर सजा देना। जो आज तो बहुत अच्छा दिखेगा, हाँ, लेकिन 2 दिन में मुरझा जाएगा। इसके बजाय एक बीज बोना और उसे रोज पानी देना ज्यादा मेहनत का काम है। बिल्कुल। महीनों तक सिर्फ मिट्टी ही दिखती है, कोई फूल नहीं होता। लेकिन जब वो पेड़ बड़ा होता है तो वो सालों साल फल और छांव देता है। बीज बोने में धैर्य लगता है। और यही धैर्य कंपाउंडिंग की नींव है। ये बीज और फूल वाला उदाहरण असल में ये साफ करता है कि भावनाओं और पैसों का रिश्ता कैसा होना चाहिए। वो कैसे? गरीब माइंडसेट की एक बहुत बड़ी निशानी है भावनाओं में बहकर आर्थिक फैसले लेना। अगर तनाव है तो मूड ठीक करने के लिए महंगी शॉपिंग कर ली, जिससे रिटेल थेरेपी कहा जाता है। हाँ, लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग पैसों से जुड़े फैसले कभी भी भावनाओं के भाव में नहीं लेते। उनका हर फैसला लॉजिक पर आधारित होता है और गणित पर। वे जानते हैं कि संपत्ति रातों रात नहीं बनती। जो लोग शेयर बाजार में या बिजनेस में शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो अक्सर अपना मूलधन भी गंवा बैठते हैं। इसी तुरंत खुशी और भावनाओं में बहने की आदत से एक और बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होती है, जिसे हम दिखावे का जाल या कंपैरिजन ट्रैप कहते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जब किसी को बोनस मिलता है या आय बढ़ती है तो उसका अगला कदम क्या होता है, ये उसके माइंडसेट का सबसे बड़ा टेस्ट है। हमारे स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है, जब गरीब माइंडसेट वाले इंसान के हाथ में अतिरिक्त पैसा आता है तो वो सबसे पहले उस पैसे को ऐसी चीजों में बदलता है जो दुनिया को दिख सकें, जैसे एक नया महंगा फोन या डिजाइनर कपड़े या EMI पर लग्जरी गाड़ी। हाँ, इसके पीछे कारण ये है कि समाज अक्सर सफलता को दृश्य चीजों से मापता है जो दिखती हैं। लेकिन अमीर सोच वाला व्यक्ति उस अतिरिक्त पैसे को भविष्य के लिए निवेश कर देता है। बिल्कुल। मुझे ये दिखावे की संपत्ति वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प लगता है। आज EMI पर गैजेट्स लेना इतना आसान हो गया है कि लोग दूसरों को अमीर दिखने के लिए खुद को कर्ज के बोझ तले दबा रहे हैं। हाँ, ये एक तरह की होड़ है। ये तो ऐसा है कि समाज ये मान बैठा है कि जो पैसा खर्च किया गया है वही दौलत है, लेकिन असल में दौलत तो वो है जिसे खर्च नहीं किया गया। इस बात को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक मशहूर लेखक का कहना है कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी,
यानी दौलत वो है जो आपको दिखती नहीं। जब कोई सड़क पर 1 करोड़ की गाड़ी देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि इस इंसान के बैंक से 1 करोड़ रुपए कम हो गए हैं। वो सिर्फ गाड़ी की चमक देखता है। असली अमीर लोग अक्सर बहुत सादा जीवन जीते हैं, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य दूसरों से वैलिडेशन पाना नहीं होता। लेकिन एक बात बताइए, जब समाज का ढांचा ही ऐसा हो, जहां स्टेटस को ज्यादा सम्मान मिलता हो, तो कोई आम इंसान इस दिखावे के जाल से बचे कैसे? ये मुश्किल तो है। अगर कोई पुरानी सी गाड़ी चलाकर किसी मीटिंग में जाए तो लोग उसे कम आंकने लगते हैं। समाज तो सिक्योरिटी से ज्यादा सिग्नलिंग को तवज्जो देता है ना? हाँ, ये एक बहुत ही कड़वी सामाजिक सच्चाई है। स्टेटस एक जीरो सम गेम है। मतलब अगर कोई बड़ा घर लेता है तो पड़ोसी का घर अपने आप छोटा लगने लगता है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। बाप रे। जो भी इस दौड़ में शामिल होता है उसे अंत में सिर्फ ईर्ष्या, असुरक्षा और तनाव ही मिलता है। और वित्तीय आजादी, वो एक पॉजिटिव सम गेम है। अमीर सोच वाला इंसान इस बात से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता कि समाज उसके कपड़ों या उसकी गाड़ी के बारे में क्या सोच रहा है। उसका फोकस अपनी नेटवर्थ और अपनी आजादी पर होता है। बिल्कुल। गरीब आदत यह है कि आय बढ़ते ही लाइफस्टाइल के खर्चे बढ़ा दिए जाएं, जबकि अमीर आदत यह है कि आय बढ़ने पर निवेश का प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो इसका सीधा मतलब है कि बाहरी दिखावे को छोड़कर आंतरिक समृद्धि पर ध्यान देना जरूरी है। एकदम सही। और ये आंतरिक समृद्धि या वो इनविजिबल दौलत कैसे बनती है? यहीं पर निरंतर सीखने की आदत और हमारे आसपास के माहौल का सबसे बड़ा रोल आता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि सीखने की प्रक्रिया को किस नजरिए से देखा जा रहा है। बहुत से लोग स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद किताबें पढ़ना बंद कर देते हैं। वे शिक्षा को महज एक डिग्री पाने का जरिया मानते हैं। और जो ये सोचता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, उसका दिमागी विकास वहीं रुक जाता है। बिल्कुल। सफल लोग हमेशा पढ़ते हैं। वे ज्ञान को एक खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अगर हम इसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के नजरिए से देखें तो लगातार किताबें पढ़ना या नई चीजें सीखना हमारे दिमाग के लिए एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। ये सिर्फ नए तथ्य जमा करना नहीं है। जब इंसान अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ता है तो उसके दिमाग में एक विचार दूसरे विचार से जुड़ने लगता है, जिसे मेंटल मॉडल्स का नेटवर्क बनना कहते हैं। बिल्कुल। और यही नेटवर्क किसी भी मुश्किल फैसले को लेने में सबसे ज्यादा काम आता है। हाँ, और जब दिमाग में इतने सारे मेंटल मॉडल्स होते हैं तो इंसान समस्याओं को अलग अलग एंगल से देख पाता है। इसी ज्ञान के कारण उनके अंदर से असफलता का डर कम होने लगता है। गरीब माइंडसेट वाले लोग गलतियां करने से इतना डरते हैं कि वे कभी कोई नया काम शुरू ही नहीं करते। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे जानते हैं कि पहली बार में सब कुछ सही नहीं होगा। असफलता उनके लिए कोई ठप्पा नहीं है। वो एक बहुत जरूरी फीडबैक है कि अगली बार रणनीति में क्या बदलाव करना है। यार, एक और बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है वो है हमारी संगति या हमारा माहौल। अक्सर कहा जाता है कि इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है। बिल्कुल। क्या सच में सिर्फ कुछ शिकायत करने वाले या नकारात्मक लोगों के साथ बैठने से सफलता की संभावनाओं पर सीधा असर पड़ सकता है, या ये सिर्फ एक कहावत है? नहीं, इसका पूरी तरह से न्यूरोलॉजिकल आधार है। हमारे दिमाग में ना मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा। हाँ, इन न्यूरॉन्स का काम ही ये है कि जब हम किसी और को कुछ करते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग के भी वही हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं। अरे वाह। अगर कोई ऐसे माहौल में है जहां हर समय गॉसिप होती है, बहाने बनाए जाते हैं, दुनिया को कोसा जाता है, तो उसके दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स भी वही पैटर्न कैच करने लगते हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। इसका मतलब है कि नकारात्मक लोगों के साथ बैठना सचमुच हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है। और यही कारण है कि सफल लोग अपनी संगति को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क रहते हैं। अगर किसी को ऐसे लोगों का साथ मिले जो हमेशा ग्रोथ की बात करते हों, जो अपने गोल्स को लेके पैशनेट हों, तो वो खुद ब खुद उस महत्वाकांक्षा को अपनाने लगता है। हाँ, माहौल बदलने से विचार बदलते हैं, विचारों से आदतें बनती है और आदतों से भविष्य तय होता है। इन सब बातों को जोड़कर देखने पर ना दौलत या संपत्ति की एक बिल्कुल नई परिभाषा उभर कर सामने आती है, जिसे रियल वेल्थ या असली दौलत कहा गया है। हाँ, ये सिर्फ बैंक अकाउंट के अंक या डिजिटल नंबर्स नहीं है। असली दौलत बहुत व्यापक है। ये रात को बिना किसी चिंता के गहरी नींद सोना है, अपने शर्तों पर जीवन जीने की आजादी है। बिल्कुल। ये अच्छी सेहत और मजबूत रिश्ते हैं, और इन सब से ऊपर
अपने समय पर खुद का नियंत्रण होना ही सबसे बड़ी दौलत है। सही बात है। अगर कोई महीने का लाखों कमा रहा है लेकिन उसे अपने परिवार के साथ बैठने का समय ही नहीं मिलता, या तनाव के कारण उसका स्वास्थ्य गिर रहा है, तो वो आर्थिक रूप से अमीर तो हो सकता है लेकिन वो वास्तव में दौलतमंद नहीं है। पैसों के साथ अगर मानसिक शांति ना हो तो वो पैसा जीवन को सिर्फ एक सोने का पिंजरा ही बनाता है। एकदम सही कहा आपने। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? इतनी गहराई से माइंडसेट की परतों को उधेड़ने के बाद सबसे बड़ी टेकअवे क्या निकल कर आती है? मेरे विचार में सबसे बड़ी और सकारात्मक बात यह है कि इंसान का दिमाग न्यूरोप्लास्टिक होता है। यानी माइंडसेट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे किसी भी उम्र में बदला जा सकता है। कोई इंसान अतीत में कितना भी आर्थिक रूप से कमजोर क्यों न रहा हो, अगर वो आज जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे, दिखावे के जाल से बाहर निकल आए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और लगातार सीखना शुरू कर दें, तो वो अपने दिमाग के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर सकता है। जीवन में इंसान का शुरुआती बिंदु उतना मायने नहीं रखता जितनी उसकी दिशा मायने रखती है। क्या बात है। दिशा हमेशा बदली जा सकती है, बस शर्त यह है कि इंसान स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले ले। बिल्कुल। इस गहरी चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दौलत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारी सोच की गहराइयों में बनती है। हाँ। और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही उत्तेजक विचार है जिस पर लंबे समय तक मनन किया जा सकता है। वो क्या है? देखिए, शुरुआत में हमने बात की थी कि अमीरी या गरीबी बैंक बैलेंस का खेल नहीं है। तो जरा सोचने वाली बात है, अगर असली दौलत सिर्फ कागज के नोट नहीं है बल्कि वो धैर्य है, वो जोखिम उठाने की क्षमता है, अनुशासन है और निरंतर सीखने की भूख है, हाँ। तो क्या होगा यदि किसी सच्चे अमीर माइंडसेट वाले इंसान से उसकी सारी संपत्तियां, सारे बैंक अकाउंट रातों रात छीन लिए जाएं? क्या वो इंसान हमेशा के लिए गरीब हो जाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इतिहास और मनोविज्ञान दोनों इस बात की गवाही देते हैं कि ऐसा इंसान शून्य से शुरुआत करके महज कुछ ही सालों में सब कुछ वापस खड़ा कर लेगा। बिल्कुल। क्योंकि उसकी असली दौलत उस बैंक के लॉकर में थी ही नहीं जिसे खाली किया गया है। उसकी दौलत उसके दिमाग के उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षित है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। यही वो असली खजाना है जिसे बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है। एकदम सही। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। सीखते रहिए, खुद में निवेश करते रहिए और अपने माइंडसेट को अपग्रेड करते रहिए।